पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आया है। देश के सबसे बड़ी बैंक लोन धोखाधड़ी में शुमार 34 करोड़ के DHFL मामले में सीबीआई ने DHFL के पूर्व निदेशक धीरज वदावन को गिरफ्तार कर लिया है। कार्वी ने निवेशकों के साथ डिफॉल्ट करते हुए 2,000 करोड़ तक का डिफॉल्ट किया है। येस बैंक स्कैंडल में 5,000 करोड़, जेट एयरवेज स्कैंडल में 6,000 करोड़, सत्यम स्कैंडल में 10,000 करोड़, नीरव मोदी स्कैम में 11,500 करोड़ और DHFL स्कैम में 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स की वजह से हुआ है। एक एस्टिमेट के अनुसार अगर हम जेन स्ट्रीट का फ्रॉड इंक्लूड करें तो आज तक इंडियन इन्वेस्टर्स को कम से कम 1,60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यस, सही सुना आपने, 1,60,000 करोड़। ये वैल्यू बहुत सारे स्मॉल साइज कंट्रीज जैसे कि मॉरिशियस, भूटान, लाओस और तजाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। इनफैक्ट ये वैल्यू बहुत सारे जाने माने इंडियन कंपनीज जैसे कि एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL के रेवेन्यू से भी ज्यादा है। सो क्या रीजन है कि इंडियन इन्वेस्टर साल दर साल इतनी बड़ी अमाउंट स्टॉक मार्केट में लूज करते जा रहे हैं? सबसे मेन रीजन ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिना खुद की रिसर्च किए किसी टिप, किसी न्यूज या किसी के कहने पे एक अनजान स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स जो खुद की रिसर्च करते भी है, उनका फोकस सिर्फ सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ पे होता है, जिनको मैनिपुलेट करना कंपनीज के लिए बहुत आसान होता है। इनफैक्ट YouTube पे मैक्सिमम वीडियोस हमें ये बताते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर ऐसे बहुत कम वीडियोस हैं जो बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें अवॉइड करने चाहिए। और इसीलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से 5 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स है जो कंपनीज करती है और जानेंगे कौन सी स्क्रीनर क्वेरीज है जो हमें इन फ्रॉडुलेंट कंपनी से दूर रखती है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहला फ्रॉड जो सबसे कॉमन है वो है अपने रेवेन्यू को प्री बुक करना या फॉल्स रेवेन्यू दिखाना। इमेजिन कीजिए कि आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आपको 3 साल के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं, यानी आपका रेवेन्यू 1 साल का 1 लाख रुपए हो जाता है। बट अगर आप पूरे 3 लाख रुपए को पहले ही साल में एज ए रेवेन्यू दिखा देते हो तो आपका बिजनेस इन्वेस्टर्स और कर्जदारों के लिए 3 गुना अट्रैक्टिव हो जाएगा। इससे भी आगे बढ़कर अगर आपने एक कागजी कस्टमर दिखाया जो आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, जिससे कि आपका रेवेन्यू 3 लाख की जगह 4 लाख हो जाता है, तो आपका बिजनेस और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। पर जैसे कि आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कि ये सब करना एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और यही फ्रॉड किया था सत्यम कंप्यूटर्स के रामालिंग राजू ने, जिन्होंने अपने रेवेन्यू को 5,000 करोड़ रुपीस से इन्फ्लेट किया था और इससे इन्वेस्टर्स को एक दिन में 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। और इसी तरह के नुकसान से बचने के लिए एज ए इन्वेस्टर हमें ऐसे कंपनी से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्क्रीनर हमें इसमें हेल्प कर सकता है। सो जो 2 स्क्रीनर क्वेरीज हमें ऐसे फ्रॉड करने वाले कंपनी से दूर रखती है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर 5 years डिवाइडेड बाय 5 divided by average earnings for 5 years into 100 greater than 80 and trade receivables divided by sales into 100 is less than 20। अब पहली क्वेरी ये चेक करती है कि कंपनी की अर्निंग्स में से कम 80% एक्चुअल कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अगर ये रेशियो कंसिस्टेंटली लो रहता है तो इसका मतलब कंपनी कुछ अकाउंटिंग ट्रिक्स की मदद से प्रॉफिट दिखा रही है। और दूसरी क्वेरी ये इंश्योर करती है कि कंपनी की टोटल सेल्स में सिर्फ 20% या उससे कम माल क्रेडिट पे दिया हो। अगर ये परसेंटेज किसी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि सारी सेल्स सिर्फ पेपर पे है, असली कैश तो अभी तक कंपनी को मिला ही नहीं, और ये एक फ्रॉड का इंडिकेशन हो सकता है। अब दूसरे तरह के फ्रॉड में जब एक कंपनी अपने एसेट्स जैसे कि जमीन हो गई, कोई इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर अपनी सब्सिडियरी हो गई, उसे बेच देती है तो उस वैल्यू को वन टाइम नॉन ऑपरेटिंग गेन दिखाने की जगह उसे रेगुलर प्रॉफिट दिखा देती है, जिससे उनका टोटल प्रॉफिट काफी बड़ा दिख जाता है। और इस इन्फ्लेटेड प्रॉफिट को देखकर इन्वेस्टर्स मिसलीड हो जाते हैं और ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो इन कंपनीज को फिल्टर करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो स्क्रीनर क्वेरी हमारी हेल्प कर सकती है वो है
अदर इनकम डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100 लेस देन 30 और नेट प्रॉफिट लेस देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहली क्वेरी इंश्योर करती है कि अदर इनकम नेट प्रॉफिट के 30% से कम हो। सो बेसिकली कोई कंपनी लैंड बेच के उसका अमाउंट अदर इनकम में दिखाने की कोशिश करेगी तो ये क्वेरी उसे पकड़ लेगी। दूसरी क्वेरी भी कुछ इसी तरह इंश्योर करती है कि कोई कंपनी नॉन ऑपरेशनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट ना कर पाए। इस तरह ये दोनों क्वेरीज इंश्योर करती है कि बॉटम लाइन का बेस ऑपरेटिंग बिजनेस हो, ना कि कोई अकाउंटिंग ट्रिक। तीसरा फ्रॉड और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें कंपनीज अपने एक्सपेंसेस पोस्टपोन कर देती है ताकि अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखा सके। और ये कंपनी कैसे करती है? सो बेसिकली इन एक्सपेंसेस को कंपनी एज अ प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट बुक कर देती है। अब इससे ये होता है जो वैल्यू एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए वो बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से रिकॉर्ड हो जाती है और प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाता है। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? बेसिकली ये कंपनी का एक एसेट हो सकता है, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, बिल्डिंग हो गई या कोई सॉफ्टवेयर या मशीनरी हो गई जो कि अभी बन रहा है पर यूज के लिए रेडी नहीं है। ये कंपनीज इसे एक और स्टेप आगे बढ़ती है और अपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाले एसेट्स को उसी स्टेट में रखती है ताकि उनका जो डेप्रिसिएशन होता है, जो प्रॉफिट को कम करता है, वो पिक्चर में ही ना आए। और इसी तरह का मैन्युपुलेशन जेट एयरवेज के केस में हुआ था, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगभग 6000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसीलिए हमारे लिए इस तरह के मैनिपुलेशंस को फिल्टर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेरी हमें इसमें हेल्प कर सकती है वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय ग्रॉस ब्लॉक इनटू 100 लेस देन 50 एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ग्रॉस ब्लॉक इनटू 100 ग्रेटर देन 5। ये दोनों क्वेरीज इंश्योर करती है कि वो कंपनीज फिल्टर में आए जिनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उनके टोटल फिक्स्ड एसेट्स के 50% से कम है और उनकी एसेट्स पे नॉर्मल लेवल का डेप्रिसिएशन यानी 5% से ज्यादा हो। सो ओवरऑल ये क्वेरी जेन्युइन एसेट्स यूसेज और हेल्दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली कंपनीज को फिल्टर करती है। अब फोर्थ फ्रॉड समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है एबीसी मेटल्स लिमिटेड। उसी कंपनी के प्रमोटर की दूसरी कंपनी है एबीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। अब एबीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ का लोन चाहिए, पर एक प्रॉब्लम है। एबीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट और क्रेडिट हिस्ट्री दोनों ही वीक है। इसी वजह से बैंक इस कंपनी को लोन देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रमोटर के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। अगर उनकी लिस्टेड कंपनी एबीसी मेटल्स लिमिटेड, जो कि एक हेल्दी कंपनी है, वो अगर बैंक को गारंटी दे कि अगर एबीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने लोन डिफॉल्ट किया तो वो अपने बैलेंस शीट से वो लोन कवर कर देगी, तो बैंक पक्का ये लोन दे देगी। और ऐसे ही होता है। इस गारंटी के बाद बैंक 500 करोड़ का लोन अप्रूव कर देती है और पूरा पैसा एबीसी इंफ्रा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। पर लोन मिलने के बाद एबीसी इंफ्रा इस पैसे से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाने की जगह इस फंड को अपने फॉरेन शेल कंपनीज को डाइवर्ट कर देती है, जहां से ये पैसा प्रमोटर खुद की लैविश लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए यूज करता है। जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोन वापस करते समय एबीसी इंफ्रा इसे डिफॉल्ट कर देती है और ये लोन आ बैठ जाता है एबीसी मेटल्स के बैलेंस शीट में एज अ डेब्ट। पर एबीसी मेटल उसे एज अ डेब्ट नहीं दिखाता, बल्कि उसे एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी यानी फ्यूचर ऑब्लिगेशन के रूप में छुपा देता है और इसीलिए इन्वेस्टर्स के नजर में ये डेप्थ नहीं आता। अब इस कहानी में विनर्स और लूजर्स कौन है? विनर्स है प्रमोटर, जिसके बिना कुछ किए उसे बहुत सारा पैसा मिल गया। दूसरा है बैंक, जिसका हाई इंटरेस्ट लोन एबीसी मेटल्स को पे करना पड़ा। तीसरा है एबीसी इंफ्रा कंपनी, जो कि इसके बाद दूसरे बैंक से एक और लोन उठा लेगी। पर इस कहानी में लूजर सिर्फ एक है, वो है आपके और मेरे जैसे शेयर होल्डर्स, जिन्होंने प्रमोटर्स पे ट्रस्ट करके इस कंपनी में अपने पैसे लगाए हैं और इसीलिए ऐसे कंपनी से दूर रहना बहुत जरूरी है। सो जो स्क्रीनर क्वेरी इस तरह के फ्रॉड रिवील करने में हमारी मदद कर सकती है वो है कंटीजेंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इनटू 100 लेस देन 20 एंड करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100 ग्रेटर देन 50।
सो पहली क्वेरी ये इंश्योर करती है कि कंपनी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यानी हमारे कहानी में से वो लोन गारंटीज जो एबीसी मेटल्स ने दी थी वो उसके नेटवर्थ के 20% से कम हो। इससे ये इंश्योर होता है कि वो कंपनीज जिन्होंने अपने बैलेंस शीट पे बड़ी बड़ी लायबिलिटीज ले रखी है वो हमारे सर्च से फिल्टर आउट हो जाए। और दूसरी क्वेरी ऐसे फ्रॉडुलेंट कंपनीज को फिल्टर आउट करती है जो कि अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जैसे बिल्स हो गए, वेंडर पेमेंट्स हो गए या फिर टैक्सेस हो गए उनको अपने बैलेंस शीट से छुपा रहे हैं ताकि उनका बिजनेस और अट्रैक्टिव लगे। फाइनली जो लास्ट काइंड ऑफ फ्रॉड जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसमें कंपनीज अच्छे दिनों के लिए आज का रेवेन्यू कल बुक करते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो एबीसी नाम की कंपनी है जो स्मार्ट अप्लायंसेस बनाती है। अब मार्च 2025 में उन्होंने 100 करोड़ का सामान बेचा। कस्टमर्स ने भी तुरंत एडवांस में पैसे दे दिए, पर कंपनी ने 100 करोड़ की जगह सिर्फ 50 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 2025 में और बचा हुआ 50 करोड़ अगले साल यानी 2026 के लिए रख लिया। अब इससे क्या होगा? 2025 का रेवेन्यू कम दिखेगा, 2025 का प्रॉफिट भी कम दिखेगा, पर 2026 में सेल्स में एक सडन जंप देखने मिलेगा और वो भी बिना किसी नए बिजनेस के। इससे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को लगेगा कि शायद ये बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है और हम अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे इस बिजनेस में डाल देंगे। और जब ये फ्रॉड बाहर आएगा तब वही होगा जो हर बार फ्रॉड में होता है। ये स्टॉक 50-60% या उससे भी ज्यादा से गिर जाएगा। सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने के लिए भागेंगे। ये स्टॉक लोअर सर्किट में चला जाएगा, सेबी इसकी ट्रेडिंग बंद कर देगा और हम इस स्टॉक में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खो देंगे। और इसी सिनारियो को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन आउट करना जरूरी है। सो जो क्वेरीज हमें इसमें हेल्प कर सकती है वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रेटर देन 0 एंड ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 0 and advance from customer divided by sales into 100 less than 30। सो पहली क्वेरी ये इंश्योर करती है कि इस क्वार्टर की सेल्स पिछले क्वार्टर की सेल्स के मुकाबले ज्यादा हो। सो बेसिकली कोई अंडर रिपोर्टिंग ना हो रही हो। दूसरी क्वेरी ये चेक करती है कि इस क्वार्टर की सेल्स पिछले साल सेम क्वार्टर की सेल्स से ज्यादा हो। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अगेन यही इंश्योर करने के लिए कि कंपनीज अपनी रेवेन्यू को अंडर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। और फाइनली थर्ड क्वेरी जो समझने से पहले जानते हैं कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या होता है। बेसिकली एडवांस फ्रॉम कस्टमर वो पैसा होता है जो कंपनी ने अपने कस्टमर से लिया है लेकिन अभी तक उन्हें सर्विस या प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किया है और इसी कारण से वो पैसा कंपनी के रेवेन्यू में काउंट नहीं हो पा रहा है। अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर कंपनी के सेल से 30% से ज्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी ने उस एडवांस के बदले सर्विस या प्रोडक्ट सप्लाई तो कर दिया लेकिन उसका रेवेन्यू अभी तक काउंट नहीं कर रहा है ताकि उस रेवेन्यू को नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में दिखा सके। और इसी तरह के फ्रॉडुलेंट कंपनीज को हमारे सर्च क्राइटेरिया से दूर रखने में हमें ये क्वेरी हेल्प करती है। सो अब आई नो कि आपके मन में एक नेचुरल सा सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे अलग अलग क्वेरीज को हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करें। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इन सारी क्वेरीज को कंबाइन करके एक साथ स्क्रीनर में डाल दें। इससे आपको लगभग 5000 कंपनीज में से 172 कंपनीज की शॉर्टलिस्ट मिलेगी, जो कि एक बहुत ही हेल्दी नंबर है टू स्टार्ट योर रिसर्च विद। इसके बाद आप इन क्वेरीज के ऊपर अपनी क्वेरीज जैसे कि सेल्स ग्रोथ, मार्केट कैप, ROE, ROA या डेब्ट बाय इक्विटी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको अपने कंपनीज की और छोटी और पॉलिश लिस्ट मिल जाएगी। फाइनली क्या हम इन क्वेरीज से सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड से बच सकते हैं? इसका जवाब है अनफॉर्चुनेटली नहीं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इन कंपनीज के मैनेजमेंट में कुछ बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से फ्रॉड करते हैं। सो इन सारे फ्रॉड्स को एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं कॉर्पोरेट फ्रॉड्स पे एक वीडियो सीरीज बना सकता हूँ जिसमें हम हर एक वीडियो में एक रियल केस स्टडी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हम इस तरह के फ्रॉड को कैसे पकड़ सकते हैं। इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस लिख देना और अगर 30 से ज्यादा यस आ गए तो मैं ये वीडियो सीरीज जरूर बनाऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्टली इन्वेस्ट करें, वेल्थ बिल्ड करें।